हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम आज 19th ऑफ जनवरी है। तो आज हम जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा ये हिंदू न्यूज़पेपर का जो डेली एडिशन है वो न्यूज़पेपर है हमारा, ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल दिया गया है, द कॉन्फ्लिक्ट विद इकोसिस्टम जोन। तो में क्या हो रहा है कि जो जैसे केरला है, केरला में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जब से सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया है इससे रिलेटेड, तो जब से इस काफ़ी ज़्यादा केरला में प्रोटेस्ट देखने को तो ठीक है। तो अगर स्टोरी यहाँ तक देखा इसको देखा जाए तो इस यहाँ पे ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्या होते हैं, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वो होते हैं जैसे कि कोई एरिया है उसको पहले लोअर लोअर प्रोटेक्शन मिलती थी, अब उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगी, ठीक है। मतलब कि जो भी फॉरेस्ट जो डेलर्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कम्युनिटी रह रही है तो पहले क्या होता था कि उनको कुछ चीज़ के लिए अलाउ किया जा सकता, मतलब उनको कुछ राइट्स मिले हुए थे, ठीक है। जैसे कुछ भी एक्टिविटीज़ है, जैसे वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यूज करने का, तो इन सब चीज़ के जैसे ये सब राइट्स थे, तो ये सब राइट्स उनको मिले हुए थे कि वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे कि अब इनको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाएगा, अब ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे कि इनके जो भी राइट्स थे वो इनके राइट्स वायलेट हो जाएंगे, मतलब इनको राइट्स जो भी थे उनसे छिन जाएंगे, ठीक है। तो इसी इशू के रिगार्डिंग ये जो प्रोटेस्ट केरला में चल रहा है यही रीजन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं? सेंसिटिव जोन्स वही होते हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ठीक है। इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन, तो जैसे और भी रीजन है उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन, पहले लोअर प्रोटेक्शन के अंदर रहते थे, ये अंडर आते थे, अब इनको हायर प्रोटेक्शन दिया जाने लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव बन जाएंगे, ठीक है। इसका ओवरऑल यही मतलब है, ठीक है। और ये वाटर प्रोटेक्टेड एरियाज, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते क्या हैं? अगर यही देखा जाए जैसे एक डेटा के जैसे डेटा देखा जाए तो लगभग अगर 5.26 है जो हमारा इंडिया का लैंड कम्स जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आता है, जो भी मतलब हमारा इंडिया का टोटल लैंड है उसका 5.6% क्या आता है मेरे जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। और प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आता है, जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, जैसे कि हमारे 108 नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है। 564 ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ठीक है। और इनको किसके अंदर नोटिफाई किया गया, इनको नोटिफाई किया गया 1970 का जो एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है। और ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते क्या, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या करते हैं कि जो भी हमारे राइट्स थे, जैसे जो भी डेलर्स को राइट मिला, जैसे जो पहले हमारे रिजर्व फॉरेस्ट थे, ठीक है, उनमें जो भी राइट्स मिले हुए थे जो फॉरेस्ट इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो अब जो प्रोटेक्टेड एरिया को ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट जो थे, तो अब क्या हो गया कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके जो राइट्स वो क्या हो गया, उन राइट्स को छीन लिया गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसी वजह से हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट केरला में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे लेके जो हमारा FRA है 2006 का जो राइट्स जो भी हमारा एक्ट है, जैसे फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट है, तो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है जो भी हमारे कस्टमरी और ट्रेडिशनल से जो राइट्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिवेलपर्स के। तो ये इसको क्या करता है कि जो भी मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है तो ये रिजर्व एरिया है, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो इसमें इन सब में क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या क्या जैसे क्या क्या राइट्स होंगे इंडिविजुअल्स के, फॉरेस्ट डवेलर्स के इन एरियाज में, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है FRA, ठीक है। और FRA कैसे क्या हुआ, तो इसका भी यहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा वो दिया गया। तो FRA में क्या होता था, जो हमारी मिनिस्ट्री है जो क्लाइमेटिक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट और क्लाइमेट है, ये 2009 में क्या बोला था कि जो भी एरिया आते हैं, मतलब कुछ ऐसे एरिया होंगे जो हमारा टोटल प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो भी एरिया आएगा, ठीक है, तो उसका कम से कम 0.5%, मतलब हाफ 50% है, ठीक है। तो वो क्या कर दिया जाएगा, जो विलेज लेवल इंस्टीट्यूट को दे दिया जाए, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट एरिया आएगा, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो होगा उसका कितना 50% से ज़्यादा है, 50% के आसपास जो विलेज लेवल की मतलब लोकल लेवल के जो भी इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो यही देखा जाए, लेकिन अब क्या क्या हो रहा है, जो जून 2022 की बात करें तो लगभग 16% जो एरिया था उतना ही है, लेकिन अगर इसको ये भी देखा जाए तो ये बड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि इसको कई बार कई डिफरेंट 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 राइट्स के लिए काउंट कर लिया गया है, ठीक है। अगर यही देखा जाए तो ये इस तरह के जो राइट्स थे तो पहले तो नहीं मिलते थे, अगर देखा जाए तो इनको हाल ही में जैसे डिकेड हाफ डिकेड या डिकेड्स पहले ये सब राइट्स हमको मिले हैं, ठीक है।
तो जैसे CFR क्या होता है, जो CFR वो होता है कि जैसे कि जो भी हमारे एरियाज हैं वो लोकल बॉडीज़ को ग्राम सभा के अंतर्गत, मतलब जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, स्टेचुटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे विलेज लेवल की, तो वो उसको मैनेज करे, ठीक है, उसको कंजर्व करे, जो भी एरियाज आते हैं उसके अंतर्गत। तो मतलब पहले क्या करते थे ऑफिशियली, जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उसको देखभाल करते थे, लेकिन अब क्या होगा, जो स्टेचुटरी मतलब जो अथॉरिटी है, अब जब जैसे विलेज लेवल स्टेचुटरी अथॉरिटी है वो करेगा, कंजर्व करेगा, जो भी कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब कोई वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, और जो भी वहाँ की डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रेगुलेट करेगा, स्टेचुटरी जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और ये जो CFR है इसके जो भी वर्किंग प्लान होगा, ठीक है, मैनेजमेंट प्लान होगा, जो जो भी इसका CFR का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्लान होगा, इसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी वर्किंग प्लान होगा उसके साथ, ठीक। और ये ESZ होते क्या हैं, ESZ को अगर देखा जाए, ये लगभग जो ESZ है तो 3.4% जो कंट्री का लैंड है इतना कवर करता है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये विच फॉल्स अंडर द ESZ, ये जो 3.4 है ये सिर्फ जो एरिया का हमारा टोटल लैंड है उसका 3.4 इसके अंदर आता है, ESZ के अंदर आता है, ठीक है। अगर यही देखा जाए तो अगर पूरे टोटल जो 341 अगर 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो 341 ESZ है हमारे, ठीक है। और यही देखा जाए 85 के आसपास क्या है कि इनको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, मतलब 85 और रिकॉग्नाइज किए जाने वाले हैं ESZ, ठीक है, आने वाले दिनों में, ठीक है। टुगेदर प्रोटेक्टेड एरिया अगर इन दोनों को मिला करके देख लिया जाए तो 8.66 जो है हमारा एरिया, लैंड इंडिया का एरिया है, इतना प्रोटेक्टेड एरिया ये ESZ के अंदर आने लगेगा, ठीक। अगर इसका स्पैन देखा जाए, इस ESZ स्पैन नोटिफाइड फॉरेस्ट आउटसाइड द प्रोटेक्ट, और ये जो स्पैन है, ठीक है, ये क्या करता है, नोटिफाइड किया जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके जो भी, मतलब जैसे ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, इसके बाहर जो भी 45.85, ठीक है, जो भी जीरो से लेकर के 45.85 किलोमीटर तक आता है तो इसको ESZ बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, द एक्सटेंट ऑफ ESZ फ्रॉम बाउंड्री ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया रेंजेस फ्रॉम 0 to 80 एज टू मच, मतलब ये जो ESZ है ये क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंट होता है, 0 से 45.85 किलोमीटर, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे ये प्रोटेक्टेड, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, जैसे 0 किलोमीटर मान लो यहाँ ये बाउंड्री है, तो यहाँ का जो एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट है, मान लो कि ये पूरा टोटल कितना है 85, ठीक है, ये ESZ हो जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड, तो ये ESZ होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो 15 स्टेट्स हैव ESZ एक्सीडिंग, और जैसे 15 स्टेट्स में लगभग देखा जाए तो कम से कम वो क्या कर रहे हैं कि जो एरिया है ESZ है वो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये अब ESZ से ये प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली पार्ट ऑफ ESZ इन 10 स्टेट, ठीक है। अगर 10 स्टेट्स में जो देखा जाए, जो ESZ का पार्ट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, तो फॉल विद इन द शेड्यूल एरियाज। और इतने जो स्टेट्स हैं ESZ, इन स्टेट्स का जो ESZ है वो क्या होता है कि जो शेड्यूल एरियाज है नोटिफाइड है, हम जो शेड्यूल एरिया हमारे 5th शेड्यूल के अंदर जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 5th शेड्यूल है उसके अंदर जो भी एरियाज आते हैं वो ESZ के अंदर भी आते हैं। क्या होता है कि जैसे ESZ है, ये इतने जो 10 स्टेट्स हैं इनके अंदर, तो ये जो एरिया ESZ वाला एरिया है जो ये 5th शेड्यूल में जो भी शेड्यूल एरिया दिया गया उसके अंदर भी आते हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल एरिया कितना कवर करता है, जो शेड्यूल एरिया है जो भी हमारा 5th, जैसे 5th हमारा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके अंदर कितना आता है, ये जो हमारा शेड्यूल एरिया है ये कितना कवर करता है, लगभग 11% एरिया को कवर करता है, ठीक है। कितना, 11% एरिया को लगभग कवर करता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये जैसे कि ये यहाँ पे जो फॉर शेड्यूल एरिया, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आप देखोगे शेड्यूल एरिया के जो ग्रुप, शेड्यूल ट्राइब्स के ग्रुप हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और ज़्यादातर ये जो एरिया होता है फॉरेस्टेड और माउंटेन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
मतलब जो जैसे देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये तो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होता है, मतलब जैसे कि लोग इतना ज़्यादा मतलब जो आउटर एरिया मतलब जैसे मार्केट है और ये कॉमन है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादातर मतलब ये सब माउंटेनियस होने की वजह से डिवाइड एक क्रिएट हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग नहीं आ पाते हैं इधर, मतलब वो इंटरेक्ट कॉमन पीपल से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रिमोनली, और ये पॉपुलेटेड ज़्यादातर जो भी शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं। और ये जो शेड्यूल ट्राइब का ये जो एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेशा एक्ट है 1996 का वो भी अप्लाई होता है, जो प्रेसिडेंट के अंदर आता है, टू अंडर 244 के अंतर्गत, ठीक है। ये क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं जो भी ग्रुप होते हैं, जो भी मतलब एरिया होते हैं जैसे शेड्यूल एरिया, तो वहाँ पे पेशा एक्ट है जो 1996 का वो भी अप्लाई होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसको अप्लाई करते हैं अंडर आर्टिकल 244 के तहत, ठीक है। और यहाँ पे मोफेक क्या है कि और इसके बाद देखा जाए जैसे मोफेक हैज़ शोन नो इंक्लिनेशन। अब इस समय क्या हो रहा है कि जो मोफेक है, ठीक है, इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, तो ये क्या रहा है कि ये इसका कोई इंटेंट इस समय ये अपना कोई भी इंटेंट शो नहीं कर रहा है, जैसे जो भी एक्ट है हमारे 1927 19 और 1986 का, इसको क्या करने के लिए मतलब कोई अमेंड करने के लिए कोई भी इंटेंट जो भी है मिनिस्ट्री अपना शो नहीं कर रही है, ठीक है, टू कंप्लाई विद द प्रेशर एक्ट एंड, जो कि ये क्या करते हैं कि ये जो एक्ट हैं, ठीक है, मफेक हैज़ शोन नो इंक्लिनेशन टू अमेंड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड जो ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का विद पेशा एंड टू कंप्लाई विद द, और ये क्या कर रहा है कि इसका कोई मतलब इस समय मिनिस्ट्री की जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इसका कोई मन नहीं है कि जो भी ये एरिया है, ये जो भी एक्ट है, ये पेशा और एफआरए से कंप्लाई करे, मतलब ओबे करे, ठीक है, मतलब इनको भी इंक्लूड करे। इन द फैक्ट, in the forest conservation rules, compliance with the FRA recognition, forest rights and the Gram Sabha's consent were प्री कंडीशन फॉर द कंसिडरिंग प्रपोजल। और ये क्या होता था कि जैसे कि अगर ये जैसे एफआरए से कंप्लायंस के लिए, ठीक है, कंप्लायंस विद द एफआरए रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एंड द ग्राम सभाज कंसेंट, और ये क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता था, जैसे कि कोई प्रपोजल्स है, ठीक है, उसके पहले क्या होता था, जो अगर प्री कंडीशन देखा जाए तो जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनसे पहले पहले ये पूछताछ होती थी। उसके बाद क्या होता था कि जो भी मतलब जैसे लॉज हैं उसके अंतर्गत पहले मतलब कंप्लीट स्टडी होती थी, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कोई एक्ट है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं तो उनको ये सब सारी चीज़ें कंसीडर करके ही जो एक्ट लाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली वर द ESZ इम्प्लीमेंटेड, और ये जो ESZ है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुई, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारा 2002 का बिल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, ये क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो लैंड विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज टू बी नोटिफाइड एज इकोलॉजिकल। और ये क्या बोलता है, जो 2002 का बिल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, ये बोलता है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर उससे देखा जाए जो 10 किलोमीटर के अंदर जो आता है उसको क्या बोल देते हैं हम, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको किसके अंदर बोलेंगे, 1986 का जो सेक्शन 3 है उसका एक क्लॉज 2 और सब क्लॉज 5 है, उसके अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन, ठीक है। द मोफेक वॉज टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिटिंग इंडस्ट्रीज ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस। और ये क्या होता है कि जो मोफेक है इसका क्या मेनली किस लिए था, ये जैसे कि जो भी वहाँ पे इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो भी इन्वायरमेंट को हमारे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्मफुल है, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए अगर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसको क्या करेगी, जो भी प्रोसेसेस हैं एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट करेगी। तो ये मेनली ये मोफेक का ये काम था, ठीक है। और जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज के मतलब चारों तरफ जैसे कि 10 किलोमीटर के अंतर्गत में है, तो उसको क्या करेगा, जो मिनिस्ट्री का काम था कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया के अगल बगल जितने भी 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया हैं उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करेगा और कंजर्व करेगा, ठीक है। तो मेनली ये क्या मोफिक का ये मोफिक का ये था, मतलब इसको देखा जाए तो मतलब मोफिक ये करता था, इसका प्लान भी यही था, ठीक है, इसीलिए ये क्रिएट किया मिनिस्ट्री।
और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2005 में जो नेशनल बोर्ड था हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, तो उसने क्या हुआ था, उसने क्या किया था कि उसने ये डिसीजन लिया कि जो ईएस जेड है उसको दोबारा से डिलिनिएट किया जाएगा, ठीक है। ना कि जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं उन पर एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, और दोबारा से ईएस जेड डिलिनिएट किया जाएगा, दोबारा से रीड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो इसने नेशनल बोर्ड थे ये डिसाइड किया था। उसके बाद क्या होता है कि जो मोफिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो वो क्या कर बोला था, उसने बोला था कि अपनी गाइडलाइंस में दिया था कि जो भी ईएसजेड है उनसे रिलेटेड, ठीक है, गाइडलाइंस थी, तो उन्हें इसने ये बोला था कि मोफिक ने कि एक कमेटी बनेगी, ठीक है। उस कमेटी में जो कमेटी है उसमें वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गए, ठीक है, इकोलॉजिस्ट भी होंगे, ऑफिशियल्स भी होंगे, जो भी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। वो तय करेंगे कि क्या जो ईएसजेड का जो एक्सटेंट है वो कितना एक्सटेंट होगा, ठीक है। और जो भी नेचर है, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ठीक है, वे क्या होगा जो एड्रेस करने का, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या होगी जो कमेटी है वो तय करेगी। उसके बाद क्या होता है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, तो वो किस लिए थे कि वो क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे एक्टिविटीज़ की, कि कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रोहिबिटेड होगी, क्या मतलब कितने सेफ गार्ड के साथ रेस्ट्रिक्टेड होगी, और कौन कौन सी परमिटेड होगी। ये चीफ वाइल्ड लाइफ का जो वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन था, ये उसका काम था, ठीक है। और उसके बाद ये सब सारा प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी अपनी वो है लिस्ट है उस लिस्ट को क्या करेगा कि सबमिट करेगा, ठीक है, मुफेक के पास। और उसमें क्या करेगा, एक डिस्क्रिप्शन भी देगा कि जो जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वो भी देगा, एरिया जितना भी एरिया है वो उसका डिस्क्रिप्शन भी उसमें देगा, ठीक है। और उसमें ये भी देखा देगा कि जो बायो उसमें डिस्क्रिप्शन मतलब ये इस लिस्ट में क्या क्या होगा, जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी एरिया का होगा, जो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू हैं उनको भी वो भी वहाँ पे मेंशन होगी, राइट एंड इंटाइटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो भी लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे रह रही हैं उनका जो राइट्स है, उनकी हकदारी क्या है, तो ये सारी चीज़ भी मेंशन होगी। और साथ साथ में क्या होगा कि इकोनॉमिक पोटेंशियल और एंड इम्प्लीकेशन फॉर देयर लाइवलीहुड, और जो उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल है और जो उनका जो लाइवलीहुड का इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, उनके जो लाइवलीहुड के लिए जो इसका सारा इम्प्लीकेशंस क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो क्या होगी एक मेंशन होगी, वो क्या होगा एज अ प्रपोजल होगा, वो जो मोफे के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसको अपने मतलब ये फिर उसके बाद ये सबमिट करेंगे, उसके बाद जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन ईएसजेड के लिए, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी मतलब ये सारा एज अ प्रपोजल होगा, ये मिनिस्ट्री को सारा जितनी भी ये लिस्ट है, ये जब लिस्ट बन जाएगी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को दिया जाएगा, उसके बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज करेगी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है। और ये जो दीज द गाइडलाइंस ऑल्सो आउटलाइंड द जनरल इंडिकेटिव लिस्ट है, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये जो गाइडलाइंस है ये भी मतलब एक जनरल जो इंडिकेटिव लिस्ट होगी, वो भी जो भी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रोहिबिट हो रही, रेगुलेट हो रही, परमिटेड की गई हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ की जो लिस्ट है वो भी एक लिस्ट होगी, ठीक है, मतलब ये एक्टिविटीज़ की भी लिस्ट होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू बी इनकारपोरेटेड इन द प्रपोजल से, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या जो भी प्रपोजल है उस प्रपोजल में क्या क्या इनकारपोरेट किया गया है, ठीक है। 2 साल बाद क्या होता है कि 2 साल बाद जो होता है कि नोटिफिकेशन के लिए विद इन अ 2 years ऑफ नोटिफिकेशन द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू, और उसके बाद विद इन अ 2 साल क्या होता है कि एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया जाता है कि जो एक क्या करे कि जो जोनल मास्टर प्लान है उसको ड्राफ्ट करे, ठीक है, और किसके साथ कंसल्टेंट में, जो भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट उनके कंसल्टेंसी के साथ साथ उनसे कंसल्ट करे और एक जोनल मास्टर प्लान बनाए, ठीक है। However, there has been no information to the public on a जोनल मास्टर प्लान सिंस 2012। अगर यही देखा जाए तो जैसे जोनल मास्टर प्लान के लिए बनाने के लिए बोला था, तो उसके बाद अभी तक देखा जाए 2012 से तो इसका कोई क्या है कि कोई मतलब पब्लिक को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वह और ये सबसे पहले जो 2012 में क्या हुआ था, ईएसजेड नोटिफाइड किया गया था। एडिशनली to monitor compliance with the various provisions of each notification, a state had to be set up a monitoring committee। उसके बाद क्या बोला कि जो भी यहाँ पे कॉम्प्लाइंस जो भी प्रोविजंस दिए गए इनको ये कॉम्प्लाइंस ठीक ठाक से हो रहे हैं कि नहीं, इनको फॉलो अप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। हर एक जो भी ईएसजेड है उनके हर एक उसमें क्या होगी, एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होगी, वो क्या करेगी जो भी प्रोविजंस हैं क्या उनको
फॉलोअप बढ़िया से मिल रहा है, मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एक्शन टेकन टू द, और ये क्या करेगा, जो कमेटी है, कमेटी को ये जरूरत है कि जो भी एक्शन है, ठीक है, जो क्या करे टू द, और ये जो रिपोर्ट्स है ये क्या करेगा, चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है इसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एक्शन टेकन टू द, और ये जो कमेटी है, ठीक है, ये कमेटी क्या करेगी, जो चीफ है वो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको हर साल क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी, जो भी एक्शंस हुए हैं, जो लिए गए हैं, ये सारा सारा रिपोर्ट बनाएगी, उसके बाद ये चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर ये देखा, अनफॉर्चुनेटली institutional mechanism and procedures prescribed in the guidelines and the ESZ notification disregard, और ये जो अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और प्रोसीजर्स हैं जो भी हमारे प्रिस्क्राइब किए गए थे गाइडलाइंस में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो और जो भी ESZ नोटिफिकेशन में जो भी प्रिस्क्राइब किए गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे मतलब ज़रूरत के जो लीगल फैक्ट्स थे, इसको स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स उनको डिसरिगार्ड किया, ठीक है, मतलब उनको ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे हैबिटेशन लेवल था ग्राम सभा का, ठीक है, हैबिटेशन लेवल ग्राम सभा इन द शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया में हैबिटेशन लेवल था ग्राम सभा का, तो उसको भी साइड कर दिया, मतलब उसको भी कंसीडर नहीं किया। जो CFR फॉरेस्ट था, ठीक है, जो CFR था, जो CFR फॉरेस्ट थे, उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस थे जिनको मतलब इन सबको, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्या की गई थी, इनको दी गई थी, तो इनको भी उसने क्या किया, अपने प्रोसीजर और अपने प्रोसीजर्स में इनको नहीं रखा, मतलब इनको कंसीडर नहीं किया, एक्सेट्रा, इवन दो दीज एक्टिविटीज फॉर द स्क्वायरली। और क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारी जो, जैसे वाटर मैनेजमेंट है, सॉइल फॉरेस्ट्री है, सॉइल कंजर्वेशन है, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये किसके अंदर आती हैं, ESZ के अंदर ही आती हैं, लेकिन ये जो भी जैसे ग्राम सभा था, CFR था, इन सब चीज़ को इसने नहीं कंसीडर किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट का कारण क्या है, ठीक है, व्हाट हैज़ लेड द प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये देखो 2022 में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट गिव द फर्दर डायरेक्शन ऑन ESZ, उसने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। फर्स्ट क्या था, द कोर्ट सेट द मोफेक गाइडलाइंस आर ऑल्सो टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एरियाज proposed in the draft or not awaiting finalization and within the 10 किलोमीटर radius of yet to be proposed। और फिर यहाँ पे क्या है कि जो भी एक्टिविटीज, देखो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अपने एक जो 2022 में बोला उनमें कि जो स्टेट्स हैं वो जो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, स्टेट्स है तो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं ESZ की, ठीक है। और सेकेंडली क्या बोलते हैं कि जो भी द कोर्ट वेस्टेड द पावर टू इंश्योर, और जो भी कोर्ट के पास पावर है टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस, और ये कोर्ट्स के पास ही पावर विद द कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस विद द, और ये जो भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कोर्ट ने ये बोला कि जो भी गाइडलाइंस, ठीक है, इनको कंप्लायंस कितना होगा, क्या कैसा होगा, तो इन सारी चीज़ की जानकारी, और जो भी है डायरेक्ट कौन करेगा, PCF करेगा, और जो होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स हैं वो करेंगे, ठीक है। PCCF वॉज टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, और जो PCCF है वो क्या करेगा, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो ESZ के अंदर आ रहे हैं, उनको क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को क्या करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है, जो कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर दैट नो न्यू परमानेंट बी मेड could be come up with for the any purpose within the ESZ, और कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई भी ऐसे जो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो ESZ का जो भी लाइन है, मतलब ESZ के अंदर कोई भी इनका स्ट्रक्चर जो भी है उनका वो नहीं बनेंगे, ठीक है। This effectively means that all the activities permitted by the guidelines and the which are already being carried out। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो भी मतलब कोर्ट ने ये मतलब इसका अगर ओवरऑल मतलब देखा जाए तो जो भी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं गवर्नमेंट गाइडलाइंस में, ठीक है, तो अगर जो ऑलरेडी मतलब हो रही हैं, ठीक है, उनको भी अगर कंटिन्यू करना है तभी कंटिन्यू हो पाएंगी अगर जो PCCF है वो अपनी परमिशन दे देगा, ठीक है। दैट टू विद इन द 6 मंथ ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, और ये, और इसके बाद क्या बोलते हैं, द पीरियड हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, और जो भी पीरियड है जैसे 6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी बीन मतलब ऑलरेडी जो भी वो है तो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो दिस पीरियड इज़ ऑलरेडी बीन
expired. Additionally, the court direction have put the lives many peoples in the hands of PCC. और ये जो भी मतलब PCCF को इतना मतलब वो देके मतलब पावर देके तो क्या हुआ कि कई सारे जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनकी जो जान है वो पूरी तरह से PCCF के हाथों पे, ठीक है। हुज अथॉरिटी नाउ एक्सटेंड बियॉन्ड द फॉरेस्ट एवरी टू रेवेन्यू लैंड फॉलिंग विद इन द, और वो क्या करता है, हुज अथॉरिटी नाउ एक्सटेंड, उसकी जो अथॉरिटी है PCC की अथॉरिटी अब तो रेवेन्यू लैंड्स में भी पहुंच गई, ठीक है। जो भी PCC मतलब अब उनको भी वो क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। जो भी अगर कोई ECESZ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी रेवेन्यू लैंड्स है उसको भी वो गवर्न कर सकते हैं अगर ECESZ के अंदर आती है, ठीक है। दिस एज लेड टू द प्रोटेस्ट इन केरला। मतलब ओवरऑल मतलब क्या है कि अब PCCF को इतनी ज़्यादा वो मिल चुकी है, PCCF को इतना मतलब ज़्यादा वो पावर मिल गई है PCF को कि अगर ECESZ है कोई, ठीक है, ESZ के अंदर अगर कोई रेवेन्यू लैंड भी आता है तो उसको भी PCF गवर्न कर, उसको भी गवर्न कर, ठीक है। ये उसको अब पावर मिल गई। इसी वजह से क्या हो रहा है कि केरला में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। द न्यू स्ट्रक्चर दैट आर बैंड कुड इंक्लूड इलेक्ट्रिक पोल्स, और न्यू स्ट्रक्चर्स में क्या आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग वॉल्स हो गया, रोड एंड ब्रिजेस हो गया, ठीक है। मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग ऑन द फॉरेस्ट लैंड ऑन द फ्रिंज ऑफ द अदर मोस्ट, जो भी मतलब फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं जो कि, तो वो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्टेड हो रहा है, वही लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हैविंग बीइंग डिनाइड फॉरेस्ट राइट्स दे आर नाउ ऑल्सो डिनाइड बेटर पब्लिक स्ट्रक्चर। अब उनको क्या होता है कि अभी तक उनको फॉरेस्ट राइट्स थे कि वो भी जो भी प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको यूज कर सकते हैं, जो भी फॉरेस्ट है उसको यूज कर सकते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो अब उनके साथ साथ उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी डिनाइड किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे बिल्डिंग है, पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, तो इन सब का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ ये है कि द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी आर नीड टू रिकनसाइल द लॉ, ठीक है, रीअफर्म द डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये क्या कर बोल रहे हैं कि ये साथ साथ में जो भी इन्वायरमेंट है उसको भी साथ में ध्यान में रखते हुए हमें जो भी इनको लॉज है, मतलब जो भी इनको परमिशन देनी है उसको भी दें, लेकिन साथ साथ में क्या करें, हम इन्वायरमेंट को भी साथ में रखें और लाइवलीहुड को भी साथ में रखें, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी ऑल्सो नीड टू रिकनसाइल द लॉज, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला आर्टिकल हो गया, और ये एक आर्टिकल हमने डिस्कस कर दी, ये हमारा पहला आर्टिकल हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है, फिश एंड फ्राइज इन डेली डाइट फॉर मैनी इन नॉर्थ ईस्ट एंड गोवा। तो अगर हम बात करते हैं कि NFS जो हमारा सर्वे है, NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 5th आया था 2019 में, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कम से कम 80% जो मेन और वेमेन है मिजोरम में, तो वो जो फ्राइड फूड को कंज्यूम करते हैं। मतलब 80% लोग क्या करते हैं, मेन में हो चाहे वेमेन हो, वो दोनों 80% फूड जो मिजोरम में है वो फ्राइड फूड कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा जैसे क्रोनिक डिसीज हैं, जैसे एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे कोक हो गया, पेप्सी हो गया। इससे क्या होता है कि ये फ्राइड फूड और ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं, इससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि ये हो गया डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी बढ़ गया, तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, द कंजम्पशन ऑफ फ्राइड फ्रूट्स एंड एरेटेड ड्रिंक्स इज रिलेटिवली हायर इन गोवा। अगर जैसे कि जो जैसे एरेटेड ड्रिंक्स हो गया और जो फ्राइड फ्रूट्स हैं, देखा जाए तो गोवा में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। मैनी नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। फाइन, देखो अगर देखा जाए जैसे कि जो हमारा NFS है, ये 5th सर्वे है, ये 2019-21 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग टू द सर्वे ओवर 22% मेन ड्रैंक्स एरेटेड ड्रिंक्स डेली इन गोवा। जो 22% है गोवा में, 22% जो लोग हैं तो जो एरेटेड ड्रिंक्स को मतलब डेली कंज्यूम करते हैं, 22% लोग हैं डेली एरेटेड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं, वाइल क्लोज टू 10% ऑफ द वेमेन डिड इन। और यही 10% की बात किया जाए जो एरेटेड ड्रिंक्स है, वेमेन है 10% गोवा में, असम में कंज्यूम करती हैं। और मिजोरम की बात किया जाए, इन मिजोरम अबाउट 80% ऑफ द वेमेन कंज्यूम्ड फ्राइड फूड डेली, एंड वाइल क्लोज टू 38% मेंटेड इन ओडिशा। और ये जो जैसे कि ये फ्राइड फूड है, फ्राइड फूड की बात किया जाए तो
जो वेमेन है 83% के आसपास ये मिजोरम में कंज्यूम करती हैं। अगर बात किया जाए कि वो मेन की, तो मेन क्या ओडिशा में सबसे ज़्यादा, जैसे 38% ओडिशा में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। द डाइटरी पैटर्न्स इन दीज स्टेट्स आर वरिंग सिंस रेगुलर कंजम्पशन ऑफ दीज ऑफ सच फूड्स लिंक्ड टू द क्रोनिक डिजीजेज। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि फ्राइड फ्रूट्स हैं, और जो ये ड्रिंक्स है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब वो होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एरेटेड ड्रिंक्स बनाता है, जैसे कोक हो गया, पेप्सी हो गया, फंटा हो गया, ये सब चीज़ आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO डिपार्टमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये जो ये वर्ड WHO का जो ये डिपार्टमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकल डिजीज, ये जो डिपार्टमेंट है, तो इसने क्या बता रहा है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट्स सच एज एरेटेड ड्रिंक्स इज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ये क्या बता रहा है कि जो डायबिटीज है और ओबेसिटी है, सबसे बड़ा अगर रीजन देखा जाए इसके पीछे, तो ये एरेटेड ड्रिंक्स है, ठीक है। इन 2016 द WHO रिकमेंडेड पॉलिसीज लेड टू द, और जो WHO ने जो 2016 में क्या हुआ था, कुछ पॉलिसी रिकमेंड किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो 20% जो इंक्रीज है जो शुगर ड्रिंक्स है, शुगर रिलेटेड ड्रिंक्स हैं, उनमें 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उससे क्या हुआ था कि जो कंजम्पशन का वो था, कंजम्पशन का रेट था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो रिडक्शन हमको कंजम्पशन में देखने को मिला था, जो 2016 में पॉलिसीज जो भी रिकमेंड किया था WHO ने, ठीक है। और उसके आगे बोलते हैं जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, उसने एक अपना स्टडी शो की है। उसकी वो क्या शो कर रहा है, द पीपल्स who had fried foods at least once a week were at a greater risk of developing both type of diabetes and the heart disease। और ये जो हार्वर्ड स्कूल है ये, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपनी स्टडीज में शो करता है कि अगर देखा जाए तो जैसे कि वीक में कम से कम एक बार क्या होता है कि जो इनका काफ़ी ज़्यादा वीक में एक बार जो हार्ट डिजीज़ हैं, और ये हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, जो टाइप 2 डिजीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा, कम से कम जो हफ्ते में एक बार तो बढ़ ही जाता है, ठीक है। दिस रिस्क इंक्रीज एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्राइड फूड कंजम्पशन रोज। जैसे जैसे हम फ्राइड फूड का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जो इसका रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। मोर ओवर सॉरी, कंज्यूमिंग फ्रूट्स मेड आउट ऑफ ऑयल। देखो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फ्राइड फ्रूट्स होता है वो कई बार, जैसे एक बार ऑयल यूज कर लिया जैसे, तो उसको कई बार, मतलब कई बार का यूज किया हुआ जो ऑयल होता है, उससे जो फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी मतलब कई बार का यूज किया हुआ जो ऑयल यूज होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज होती हैं, हार्ट प्रेशर, जैसे हायर ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। मोर ओवर कंज्यूमिंग फ्राइड फ्रूट्स out of many times used oil is a factor of developing higher blood pressure। इसकी वजह से क्या होता है, जब कई बार जो ऑयल यूज हुआ होता है, अगर उसको यूज किया जाता है फ्राइड फूड के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से हायर जो ब्लड प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ट्रिग्लिसराइड करके एक लेवल है, उसका भी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। द क्लस्टर ऑफ कंडीशन सच एज हायर ब्लड प्रेशर, हायर रैंडम ग्लूकोज लेवल्स, हायर ट्रिग्लिसराइड लेवल, ट्रिग्लिसराइड लेवल, ठीक है, तो ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द कंडीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, ऑल ऑफ थ्री, ठीक है। इनकी वजह से जैसे हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मोर ओवर द बर्डन रिलेटेड सॉरी द मोर ओवर द बर्डन रिलेटेड डिजीज इज ऑलरेडी हाई इन इंडिया। अगर एस्टिमेशन देखा जाए तो इन इंडिया इन 2019 with an estimated of 77 डायबिटीज अगर 2019 में देखा जाए तो कितना था, डायबिटीज 77 मिलियंस था, ठीक है, इंडिया में। इंडिया रिकॉर्डेड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज केसेस इन द वर्ल्ड, और ये 77 मिलियन था, ये सेकंड था, मतलब वर्ल्ड में देखा जाए जो डायबिटीज के पेशेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट किस में थे, इंडिया में थे, ठीक है। अगर इसको एस्टिमेशन देखा जाए तो इसको एस्टिमेट किया जाए तो 1990 से लेकर के 2019 तक में, तो इंडिया पहले कहाँ स्टैंड करता था, 1990 में 78,789 पे, ठीक है, ये इनकी इतनी डेथ है, ठीक है। लेकिन अगर ये 2019 में देखा जाए तो ये कितनी पहुंच गई है, 2 लाख पहुंच गई हैं, ठीक है। मतलब 1990 में जो डेथ थी
इससे डायबिटीज़ रिलेटेड डेथ थी वो 78,000 से ज़्यादा थी, मतलब 78,789, ठीक है, एस्टिमेट की गई थी। और यही जो 2019 में कितना एस्टिमेट की गई है, 2,73,889, ठीक है, इतनी फैटिलिटीज़ हुई है 2019 में। तो ठीक है, और चार्ट वन, अब देखो ये चार्ट वन जो भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ये हमारा ग्राफ्स दिए गए हैं, तो ग्राफ्स में ये जो इनमें है, ये इसमें ये बताया कि जैसे कि मेन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर एरेटेड ड्रिंक्स की बात किया जाए, ठीक है, मेन और वेमेंस में, तो अगर मेन की बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स को कंज्यूम किया जाता है, और वेमेंस सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ करती हैं, असम में कंज्यूम करती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ कंज्यूम करती हैं, असम में कंज्यूम करती हैं। अगर यही फ्राइड फूड की बात किया जाए तो जो मेन होते हैं, मेन सबसे ज़्यादा कहाँ फ्राइड फूड सबसे ज़्यादा मेन कंज्यूम करते हैं मिजोरम में, और वेमेन कहाँ वेमेन भी मिजोरम में कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो ये a relatively higher share of men in Goa and women in Assam consumed both aerated drinks and the fried foods daily, ठीक है। The combination of that further increased the risk of chronic disease, और इनकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोनिक डिजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ जाती है। अ कॉम्बिनेशन, देखो क्या होता है कि अगर एरेटेड ड्रिंक्स प्लस फ्राइड फ्रूट्स, ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लेड टू क्रोनिक डिजीज, ये दोनों को कंज्यूम करने से हमारा क्या होता है, जो क्रोनिक डिजीज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। A combination that further increase the risk of chronic disease while daily consumption level are higher in some states in general across many अगर इन जनरल देखा जाए तो across many states level have come down। अगर इसको देखा जाए तो अगर कुछ स्टेट्स में देखा जाए तो इसका जो अब इस समय कंजम्पशन का लेवल है दोनों का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। अगर यही देखा जाए 2015 से 2019 के बीच में, 2015-16 और 2019 से 21 के उसमें, तो देखो among men those who consumed aerated drinks daily declined in 18 states। जो हमारे टोटल 29 स्टेट्स हैं उनमें से अगर 18 में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, जो 2015 के कंपैरिजन में देखा जाए, जो एरेटेड ड्रिंक्स का कंजम्पशन हो वो काफ़ी ज़्यादा 18 स्टेट्स में कम देखने को मिले, ठीक है, मेन के। और अगर वेमेन का देखा जाए तो 14 स्टेट्स में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अमंग मैन दोज हु कंज्यूम फ्राइड फ्रूट्स डेली डिक्लाइन 17, ठीक है। और जो मेन का देखा जाए तो मेन जो फ्राइड फ्रूट कंज्यूम करते थे तो उनमें रिडक्शन 17 स्टेट्स में देखने को मिला है, और यही 18 स्टेट्स में वेमेंस के केस में देखने को मिला है जो फ्राइड फूड कंज्यूम करती थी, ठीक है। तो ये हमारा ये सेकेंड आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये आज हमने दो आर्टिकल्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर,